Hello students, with one more topic, I am in front of you. Dear students, as I told you in last video that I have about to completed this chapter for trade to territory. Right? Dear students, as the Britishers just comes in India as a trader and till the 1857, right? Till the 1857 he was the master of a long territory, right? He was master of the long territory of India, which was not under the Britishers for the trading but for the administration also. And in this chapter in details you just study that how this journey was just completed by the Britishers or East India Company. Dear students, you will see in further chapters that the ruling just after 1857 was just changed, and whenever whatever the ruling was just under the hand of East India Company, now it was shifted directly by the British Parliament. But these all things be studied in next or few few other chapters, right? So dear students, now today just we conclude what we just study in this chapter, right? Dear students, when you will see the East India Company now just became a trade company to territorial company power, right? ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी था, अब जो है एक बहुत बड़े भारतीय साम्राज्य का क्या था, वो मालिक बन बैठा था, जो कि नॉट ओनली just interfering and getting economical benefit but they just interfering in political and social issues also. आपने देखा पिछले इसी चैप्टर में कि किस प्रकार से उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए न्यू सिस्टम डिजाइन किया, कैसे पूरे अपने टेरिटरी को उसने डिफरेंट प्रोविनेंसेज और प्रोविनेंसेज को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सब डिवाइड कर दिया, जिससे कि उसे रूलिंग करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। कैसे उसने जस्टिस का एक न्यू सिस्टम को इम्पोज किया, राइट? और जो अलग अलग यहाँ पर साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम कानून जो थे, उस सारे नियम को कानून को यूनिफॉर्म करके एक ऐसा सिस्टम उसने डिजाइन किया जिससे कि पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में जितना टेरिटरी था उस सारे टेरिटरीज पे वो अपना रूलिंग कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ा टेरिटोरियल कंपनी पावर बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जस्ट बिकेम अ वेरी बिग टेरिटोरियल कंपनी पावर। कहता है कि ये टेरिटोरियल कंपनी पावर बनने में ब्रिटिशर्स को केवल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पॉलिसी ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो फैक्टर्स इसको प्रमोट किया और इतने बड़े रीजन्स को वो मतलब अपने कब्जे में कर पाया। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि इट इज रिटन हियर, arrived on new system technology played an important role in this period। मीन्स टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि 17th और 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पे था, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा क्षेत्र अगर कह सकते हो तो इटली के बाद ब्रिटेन में भी था। तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, नए नए डिस्कवरीज, नए नए इन्वेंशंस जो है वो मतलब टेरिटरी को मतलब एक्वायर करने में, एनेक्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसा ही एक जो इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा ही इन्वेंशन जो था वो मतलब ये आप कह सकते हो कि भाप इंजन का, ठीक है, वेपर से चलने वाले इंजन का जो डिस्कवरी था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसको यहाँ पर हम लोग देखें कि पहले 6 से 8 महीने लगते थे, ठीक है, शिप को
जिस पर सामान लेके या लोग को एक जगह से दूसरे जगह ब्रिटेन से इंडिया आने में पहले 6 to 8 मंथ्स लगते थे, तब जा कर के वो ब्रिटेन से इंडिया पहुंचते थे। लेकिन क्या हुआ कि अब जो है ये डिस्टेंसेस केवल 3 वीक में पूरा किया जा सकता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी जेम्स वाट के द्वारा जो था भाप इंजन का, वेपर इंजन का अब तक आविष्कार हो चुका था, और ये वेपर इंजन आ जाने के कारण से शिप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और शिप में इंट्रोड्यूस करने से जो डिस्टेंसेस 6 से 8 मंथ में पूरा होता था, अब वो शिप जो है वो 3 से 3 वीक में इंडिया वो आराम से पहुंच सकता था। तो कहने का मतलब इससे क्या हो गया कि ऑफिशियल्स और ब्रिटिशर्स को इंडिया आने जाने में काफ़ी कन्वीनियंसी आ गई, काफ़ी सहूलियत आ गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे को लाने में, ले जाने में बहुत सहायता मिलने लगा। और यही रीज़न था कि इस ड्यूरेशंस में ब्रिटिशर्स ने इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने कंट्री में ले गया। तो टेक्नोलॉजी का रोल जो था वो इम्पॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का रोल आप यूँ भी देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी के आने के कारण से ही नए तरह के इक्विपमेंट्स, वेपन्स ब्रिटिशर्स के पास थे, जिसको कि इंडिया के रूलर्स के जो कैवलरीज या जो आर्मीज थे उसको वो फेस नहीं कर पाते थे। ठीक है, इस कारण से ब्रिटिशर्स आसानी से जीत जाते थे और वो टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लेता था। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि देयर वाज वेरी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट। नाउ यू विल सी दैट टिल द 1857, राइट। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि कैसे पंजाब को, ठीक है, और पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इन सारे को कब्जा किया। भारत की जो ये कब्जा करने की पॉलिसी जो बंगाल से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट के इस रीजन्स को करते हुए लगभग अगर देखा जाए तो इंडिया के और उस समय के भारत के लगभग 2/3 एरिया पे अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग आ गई थी। एक डेटा के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि कंपनी नाउ एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अगर बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग 63% टेरिटरी पर, 63% क्षेत्रों पे अब ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कब्जा था, और जिसमें कि लगभग 78% पीपल्स जो रहते थे वो 78% पीपल जो था मतलब पर उनका कब्जा था। आगे 9th में पढ़ोगे बेटे कि कैसे वो सारे रीजन जो फॉरेस्ट्री रीजन्स जैसे असम, जो अरुणाचल प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट था, जहाँ से कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज आदि उस टाइम ब्रिटिशर्स के माइंड में वैल्यूएबल नहीं लग रहा था, वो सारा एरिया पर उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में जा करके उन सारे एरियाज को भी उसने अपने कब्जे में लिया। तो कहने का मतलब देखा जाए तो भारत पर, इंडिया पे अब ब्रिटिशर्स का एक छत्र राज्य हो चुका था। अब इस प्रकार से अब क्या अटैकिंग और इतना ही पॉलिसी ब्रिटिशर्स का था? नहीं, ब्रिटिशर्स ने प्रत्येक सेक्टर में अपना रोल इंट्रोड्यूस किया, अपने रोल को प्ले किया, जिससे कि उस क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर सके। ठीक है, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे कि अलग अलग चैप्टर में देखेंगे हम लोग कि कैसे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस किया, एग्रीकल्चर के लिए उसने क्या क्या पॉलिसी बनाया, इसी तरह से सोशल सेक्टर्स में के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाया। ठीक है, एजुकेशन पर उसका क्या इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को 1 by 1 चैप्टर वाइज करके हम लोग स्टैंडर्ड 8 में पढ़ेंगे। तो पढ़ाई जो है स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसी में आप चैप्टर पढ़ोगे 1857 का रिवोल्ट। तो 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्वायर किया, जो अलग अलग सेक्टर्स में जो अलग अलग पॉलिसीज बनाए, और वो सारा पॉलिसीज क्या क्या था वो सारा इस चैप्टर में आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ोगे। और 1857 का रिवोल्ट भी आप देखोगे, और उसके बाद भी आप देखोगे कि 1857 के बाद कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर शिफ्ट होकर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स अपने हाथों में ले लेता है, उसके क्या क्या एक्सप्लॉयटेटिव
पॉलिसीज थी, पीपल्स किस तरह से सफ़र करते थे और सफ़र करने के बाद रिवोल्ट की सिचुएशन क्यों आई, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करें कि इस बुक, इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या क्या स्टडी किया। तो एक बार स्टार्टिंग से देखें तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हमने देखा कि बैटल ऑफ पलासी हुआ, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के रिसेंट बात देखा जाए तो मीर जाफर, मीर कासिम, इन सारी की स्टोरीज थी। तो उसके बाद देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो इंडिया के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनका ये डिक्लेरेशन आया कि अब हम कोई इंडियन रूलर्स के नहीं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं रखेंगे, हम अपने रेसिडेंट्स को नहीं रखेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट रूलिंग अपने हाथों में ले लेंगे। और ब्रिटिशर्स अपने हाथों में, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में रूलिंग ले लिया। और अपने हाथ में रूलिंग लेने के बाद और सारे रीजन्स को, क्योंकि बंगाल तक वो सीमित रहना नहीं चाहता था, बंगाल से और भी रीजन्स को एक्सपेंड करने के लिए कैसे 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज उसके द्वारा प्ले किया गया। और वो 3 पॉलिसीज जो थे, जो कि मैंने बताया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडियरी अलायंस हो गया, क्लेम ऑफ पैरामाउंसी हो गया, ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज था। आपने अभी पिछले वीडियोज में भी देखा कि क्लेम ऑफ पैरामाउंसी के तहत डिफरेंट रीजन्स को एक्वायर्ड करने के लिए कितना स्ट्रगल उसे करना पड़ा। आपने देखा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण क्या मतलब रानी लक्ष्मीबाई से उसे टसल करना पड़ा, लेकिन बहुत से 17 आदि रीजन्स को जीतने के लिए उसे फाइट करना पड़ा। लेकिन अब कि जिस तरह जो भी चैलेंजेस सामने आया हो, लेकिन उन सारे चैलेंजेस को फेस करके ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी को कब्जा किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे मराठास को कब्जा करने के लिए, ठीक है, मराठा से पहले टीपू सुल्तान मैसूर को जीतने के लिए कैसे उसे ब्रिटिशर्स ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी 1760 के बाद से लेकर के 1760 से के बाद से लेकर के 1799 तक 4 वार लड़ा गया और लास्टली 1799 में मैसूर पर उसका कब्जा हुआ। उसके बाद आपने देखा कि कैसे जो मराठा को मिला करके उसने टीपू सुल्तान को हराया था, उस मराठा पर कैसे उसने अटैक किया और दो लड़ाई करने के बाद मराठा को कैसे अपने कब्जे में ले लिया। आगे फिर हम लोग देखें कि चैलेंजेस फेस जो आया, उस चैलेंजेस में किस तरह से रानी चन्नम्मा को कैसे हराया उसने और किस तरह से कर्नाटका को जीता, पंजाब को जीता और सिंध को जीता, अफगानिस्तान को जीता। और इस प्रकार से देखा जाए तो भारत के लगभग 2/3 क्षेत्रों पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। आई थिंक हम मुझे लग रहा है बेटा कि आप लोगों को क्लियर कट स्टोरी जो है इस चैप्टर के माइंड में जरूर आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो, और वो जो नोट्स के रूप में जो हम गाइडलाइन के लिए बोर्ड पे लिखते हैं, ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गाइडलाइन के हेल्प से आप अच्छी तरह से नोट्स बना सकोगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जो है गूगल क्लासरूम जितना जल्द हो आप अपने क्लास सब्जेक्ट टीचर से या क्लास टीचर से कांटेक्ट करके या डायरेक्ट मुझे कॉल करके अपने क्लास का क्लास कोड ले लें और उसमें आप एंट्री करें, तो वहाँ पर पढ़ना और आसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें हम ये डायरेक्ट जो बोर्ड पे आप लिखे हुए देखते हो, इसको नोट्स, इसके पूरा फॉर्मेट जो है वहाँ पर PDF के फॉर्म में आपको हम वहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करेंगे, जिससे कि पढ़ना आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से पढ़ते रहिए और इस कोरोना के पीरियड में घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।